मंगोलों की यह मान्यता हुआ करती थी, या आप अंधविश्वास बोल लो, कि जो शाही परिवार के लोग हैं, मारते वक्त उनका रक्त जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। मतलब उनको ऐसे तौर तरीकों से मारा जाना चाहिए कि शरीर से उनका रक्त ना निकले, और यदि रक्त निकले भी तो फिर जमीन को स्पर्श ना करे। ऐसा क्यों? इसके पीछे यह मान्यता थी कि शाही परिवार के लोग, मतलब राजा और राजा के जो परिवार के लोग हैं, यदि इनको इस तरीके से मारा जाए कि जमीन पर उनका रक्त अगर स्पर्श करेगा तो फिर वो आत्मा फिर से जन्म लेगी और मंगोलों से बदला लेगी। या यह भी हो सकता है कि बहुत बड़ी आपदाएं आ जाएं, प्राकृतिक आपदाएं आ जाएं, तो उससे बचने के लिए इन तौर तरीकों का उपयोग किया करते थे। जैसे 1223 में जो कीवन रस के जो राजकुमार थे, वर्तमान रूस, यूक्रेन, बेलारूस वाला जो क्षेत्र है, यहां पर एक राज्य था कीवन रस, उसकी राजधानी थी कीव। वहां के जब राजकुमार पकड़े गए तो उन राजकुमारों को लेटा दिया गया और उनके ऊपर लकड़ी के भारी भारी तख्ते रख दिए गए। फिर उसके ऊपर सैनिकों ने बैठकर जीत का जश्न मनाया और बैठकर खाना खाया। दम घुटने से उन राजकुमारों की डेथ हो गई। ऐसा ही 1258 ईस्वी में जो खलीफा था अल मुस्तसिम, हलाकू खान ने यह आदेश दिया कि इस खलीफा को कालीन में लपेट दिया जाए, और कालीन में लपेट कर और उसके ऊपर से घोड़े दौड़ा दिए गए। दम घुटने से उसकी डेथ हो गई। मंगोल जब किसी क्षेत्र पर अटैक करते थे तो वो कई ऐसे तरीके अपनाते थे जिसके कारण सामने वाले के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव क्रिएट किया जा सके। एक तो ऐसे तीरों का उपयोग करना जो सीटी बजाते थे। आप इमेजिन करो, एक बार एक साथ हजारों की संख्या में तीर छोड़े गए और वो तीर सीटी बजाते हुए आ रहे हैं। एक भय का एक अलग ही माहौल क्रिएट हो जाता है। वो तीर के अगले हिस्से में क्या करते थे, लकड़ी खोखली जो छोटी एक हड्डी होती थी, उस हड्डी का टुकड़ा यूज में लेते थे जो खोखली हुआ करती थी, उसको तीर के आगे वाले हिस्से पर बांध दिया जाता था। अब जब तीर छोड़ते थे तो वह आवाज करता हुआ आता था, जैसे सीटी बजाता हुआ आ रहा हो। कई बार आपने अनुभव की होगी ये बात कि गांव में जब चूल्हा जलाते हैं तो फूंक मारते हैं तो उसको फूंकनी बोलते हैं, और हो सकता है अलग अलग जगह आप उसको अलग अलग नाम से उच्चारित करते हैं। तो उसमें भी एक सीटी की सी आवाज आती है। तो कुछ इसी प्रकार की आवाज उन तीरों से निकलती थी। तो जो शत्रु सेना होती थी उसमें एक तो वैसे ही भय व्याप्त हो गया। दूसरा ये क्या करते थे, जब किसी क्षेत्र में दहशत मचाते, लोगों को मारते, उनकी गर्दनों को काटते, उनकी गर्दनों से पिरामिड बनाते और अपने सैनिकों को यह आदेश देते कि तुमको पर्टिकुलर हर सैनिक को एक टारगेट दिया जाता था कि भाई तुमको प्रत्येक सैनिक को कम से कम 100 या 150 या 200 लोगों को या 500 लोगों को मारना है। अब काउंटिंग कैसे हो, पता कैसे चले कि इस सैनिक को यह टारगेट दिया हुआ है तो इसने 500 लोगों को मार दिया? उसको यह आदेश किया हुआ होता था कि प्रत्येक शव का जो दाहिना कान है, राइट साइड वाला, वो काट कर और बोरों में भर के लाना है। गर्दन तो इसलिए नहीं बोलते थे क्योंकि गर्दन भारी होती थी। अब 500 लोगों को मारेगा तो इतना वजन लेकर कहां घिसेगा। तो इसलिए वो क्या करता था, व्यक्ति को मारता था और उसके बाद उसका जो राइट साइड का कान होता था उसको काटकर बोरे में डाल लेता था और फिर वो बोरा भरकर लाते थे। उन सैनिकों में भी यह प्रतिस्पर्धा होती थी कि जो टारगेट हमको दिया है वो टारगेट तो अचीव करना है, उससे ज्यादा अगर टारगेट अचीव करते हैं, मतलब टारगेट अचीव करने के बाद और ज्यादा अगर करते हैं तो फिर प्रोत्साहन राशि भी मिलती थी। कि जो लूट होती थी, भले ही मानव संसाधन की, जिसमें महिलाएं होती थी, उसमें भी महिलाओं का अलग अलग वर्गीकरण होता था। बूढ़ी महिलाएं होती थी, इसके अलावा युवा और सुंदर महिलाएं होती थी, बच्चियां होती थी, तो उसमें उनको अच्छी हिस्सेदारी मिलती थी जो उस टारगेट को पूरा करके और उस टारगेट से ऊपर करके लाते थे। इसके अलावा जो लूट का माल जो एक साथ इकट्ठा कर लिया जाता था उसमें भी उस सैनिक को ज्यादा हिस्सेदारी मिलती थी। इसीलिए वो क्या करते थे कि बोरों में भरकर उन कानों को काट लिया करते थे। मंगोल क्या करते कि शत्रु दल में एक मनोवैज्ञानिक दबाव पैदा हो जाए, उसके लिए वो जानबूझकर जब दहशत करते उस क्षेत्र में, लोगों को मारते, गर्दन काटते, उनके पिरामिड बनाते गर्दनों के, कुछ मुट्ठी भर लोगों को जानबूझकर वो भागने का मौका देते। वो लोग जब वहां से भागते, दूसरे क्षेत्रों में जाते, अलग अलग क्षेत्रों में, तो वहां जाकर वो क्या बताते कि फलाना फलाना क्षेत्र से आए हैं, और वहां मंगोलों ने बहुत भयंकर दहशत मचाई है।
अच्छा, बोले क्या किया? बोले आग लगा दी पूरे क्षेत्र में, लोगों को मार दिया, उनकी गर्दनें उतार दी, पिरामिड बना दिए, और बोले लोगों के कान में गरम गरम धातु पिघलाकर भर दी, जैसा किया था उन्होंने। ओटरार जो ख्वारिज्म का जो शाह था, अलाउद्दीन मोहम्मद शाह सेकंड, उसका चाचा था इनालचुक, जिसका मूल नाम था गायर खान, उसको पकड़ लिया गया था और उसके कान में गरम गरम चांदी भर दी गई थी पिघलाकर, और चांदी भर दी गई थी, आंखें फोड़ दी गई थी, उन गड्ढों में चांदी भर दी गई थी पिघलाकर। तो मतलब इस प्रकार की एक क्रूर सजा वो दे रहे हैं। तो जब इन लोगों को भागने का मौका देते, ये क्या करते? दूसरी जगह जाके उसका प्रचार करते, ये तो बताते। उसके कारण उन दूसरे क्षेत्रों में दहशत पैदा हो जाती थी, और जब कभी यह खबर फैलती कि मंगोल आ रहे हैं अटैक करने के लिए, तो सामने वाला पहले ही सरेंडर कर देता था कि अगर प्रतिरोध किया तो बहुत बुरे तरीके से मारेंगे, प्रतिरोध नहीं किया तो कम क्रूरता के साथ मारे जाएंगे। भाई मारा जाना तो तय है, लेकिन उसमें भी वो सबको नहीं मारते थे। हालांकि जब ये प्रचार उनका हो जाता तो सामने वाले से लड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती उस दहशत के कारण, जब वो सरेंडर कर दिया करता था। ऐसे में इनके जो सैन्य संसाधन होते थे, खर्चा था मंगोलों का, वो बच जाता था, पूरी स्ट्रेटेजी के तौर पर काम में लिया करते थे। अब ये क्या करते, किसी क्षेत्र को जब ये जीतते तो वहां के लोगों को खुले मैदान में इकट्ठा कर लिया करते, उसमें ये वर्गीकरण करते, अलग अलग हिस्सों में उनको बांटते, बच्चों को अलग कर देते, महिलाओं को अलग कर देते, बूढ़ों को अलग कर देते। इसके अलावा जो पुरुष होते उन पुरुषों में अलग अलग वर्गीकरण करते। एक सामान्य, जिनके पास में कोई कुशलता नहीं है, कोई विशेषज्ञता नहीं है उनके पास में। एक वो लोग जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, जैसे कोई लोहार हो गया, सुनार हो गया, या मान लीजिए कोई तकनीकी काम जानता है, XYZ जो किसी क्षेत्र का विशेषज्ञ है, उनका अलग गुट बना दिया जाता है। जो विशेषज्ञ होते, मंगोल उनकी वैल्यू किया करते थे, क्योंकि उनके पास में ये कुशलता या हुनर नहीं हुआ करता था, वो खानाबदोश जनजाति थी। इन लोगों को परिवार के साथ में ये मंगोल भेज दिया करते, खुद की राजधानी में भेज दिया करते, क्योंकि वहां पर इनको आवश्यकता होती थी। जब इन लोगों को मंगोलिया की राजधानी काराकोरम में भेज दिया जाता था, तो वहां पर फिर इनकी कुशलता का उपयोग लिया जाता था। जैसे पुरातात्विक जब उत्खनन हुआ तो वहां से कारीगर क्वार्टर मिला, और उसकी जांच से उसकी जो आर्किटेक्ट है उसे पता चला कि इसमें फारसी, इसके अलावा यूरोपियन, इसके अलावा चीनी, इन सब का मिश्रण है। तो इसका मतलब उस क्वार्टर को बनाने में फारसी कारीगर भी रहे, चीनी कारीगर भी रहे, इसके अलावा यूरोपियन कारीगर भी रहे। इसके अलावा एक सुनार था जो पेरिस से अरेस्ट किया गया था, विलियम बुचियर, उसके द्वारा बनाई हुई एक कलाकृति वहां मंगोलिया के काराकोरम से प्राप्त हुई। तो इसका मतलब अगर लोगों के पास में कुछ कुशलता है तो मंगोल उसको छोड़ दिया करते, उसकी कुशलता का उपयोग लिया करते। दूसरे होते सामान्य पुरुष, जिनके पास में कोई कुशलता नहीं होती थी, उनको ये तोप के चारे के यूज में उपयोग लिया करते थे, जिसको कहा जाता था खश। मतलब उनको मंगोल सैनिकों के कपड़े पहना दिए जाते, और अब जब सामने ये अटैक करने के लिए जाते तो सबसे आगे उनको चलने पर मजबूर किया जाता था। कहीं खाई वगैरह आती तो उनको उस खाइयों में पटक दिया जाता, या सामने से अगर तीर आ रहे हैं तो सबसे आगे वाली श्रृंखला में इनको खड़ा किया जाता था। शत्रु दल इनको मंगोल सैनिक समझकर जब इन पर तोप जो तीर है, जब वो तीर चलाया करता था, तो वो शत्रु दल वास्तव में केवल अपने लोगों को ही मार रहा होता था। और जब उन लोगों को ये पता चलता था कि उनके तीरों से, उनके हथियारों से उनके ही जो देश के लोग हैं या उनके परिवार के लोग भी हुआ करते थे, उनके करीबी लोग हुआ करते थे, कि हमने अपने ही लोगों को मार दिया, तो इसके कारण उन पर और ज्यादा मनोवैज्ञानिक दबाव पैदा हो जाता था कि हमारे द्वारा अपने ही लोगों को मारा जा रहा है। फिर इन पुरुषों के अलावा होती थी महिलाएं। उन महिलाओं में भी अलग अलग वर्ग होते थे। एक वृद्ध महिलाएं हो गई, एक युवा और सुंदर महिलाएं हो गई, एक छोटे छोटे बच्चे हो गए। युवा और सुंदर महिलाएं जो होती थी, उनको जो इनके कमांडर होते थे, बड़े पदाधिकारी होते थे, या जो राजा होता था, वो अपने पास में रख लिया करता था उपपत्नी के रूप में, या उनको दासियों के रूप में रख लिया करते थे घरों के काम वगैरह कराने के लिए। या वो सैनिक जो ज्यादा कान काट कर लाता था, उस सैनिक को विशेष उपहार के रूप में दे दिए जाते थे। रहे जो बच्चे, उन बच्चों को भी मंगोलिया में भेज दिया जाता था कि जब वो बड़े होंगे तो वहीं की जो कल्चर है, वहीं का जो कला, वहीं की जो संस्कृति है, उस संस्कृति में वो बस जाएंगे, रच बस जाएंगे, और वो अपने पुराना जो अतीत है उस अतीत को भूल जाएंगे, और वो हमारे लिए ही वफादार बने रहेंगे। इसलिए उन बच्चों को नहीं मारा जाता था, सामान्यतः उनको नहीं मारा जाता था। लेकिन एक केस हम ऐसा देखते हैं जहां पर महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों और यहां तक कि कुत्ते बिल्लियों तक को भी नहीं छोड़ा गया था। बात है 1221 ईस्वी की,
और जगह है निशापुर, जो वर्तमान ईरान में आता है। वहां पर जब चंगेज खान ने अटैक किया तो उसका एक दामाद था तोगुचार, बहुत सारे दामाद थे उसके, उसमें से उसका जो फेवरेट दामाद था ना, उसका नाम था तोगुचार। और उस तोगुचार को कोई तीर लगा और उसके कारण उसकी डेथ हो गई। उसकी जो विधवा थी वो वहां पर बहुत रोई। उसकी विधवा ने चंगेज खान से यह कहा कि मुझे बदला चाहिए, और मेरा बदला इस प्रकार से होना चाहिए कि इस पूरे निशापुर में एक भी जीवित प्राणी नहीं रहना चाहिए। अब जीवित प्राणी का मतलब भले कुत्ता हो और बिल्ली हो, कोई भी जीवित नहीं होना चाहिए। चंगेज खान ने उसकी इस बात को स्वीकार कर लिया और चंगेज खान ने आदेश दिया कि सबको मार दो, कोई भी जीवित नहीं रहना चाहिए। वहां पर पुरुषों को भी मार दिया गया, महिलाओं को भी मार दिया गया, बच्चों को भी मार दिया गया, जो बूढ़े आते थे आयु के हिसाब से उनको भी मार दिया गया, यहां तक कि कुत्ते और बिल्लियों तक को मार दिया गया। हालांकि जो मंगोल हैं वो कुत्तों को पवित्र नहीं समझते, लेकिन वफादार होते हैं, इसलिए इनकी वैल्यू करते हैं, क्योंकि मंगोल साम्राज्य में भी वफादारी पर ही उनका शासन टिका होता था। चंगेज खान तो वैल्यू ही उन लोगों की करता था जो उसके प्रति आज्ञाकारी हैं और वफादार हैं उसके प्रति। और जब उसको ये लगता था कि ये व्यक्ति मेरे प्रति वफादार नहीं है तो उनको मौत के घाट उतार दिया जाता था। यहां तक कि जो शत्रु पक्ष होता था, उस शत्रु पक्ष में भी कई सैनिक ऐसे होते थे जो भागकर मंगोलों से मिलने का प्रयास करते थे, लेकिन चंगेज खान उनको मरवा दिया करता था, यह कहकर कि तुम अपने स्वामी के प्रति वफादार नहीं हुए तो मेरे प्रति वफादार कैसे रहोगे, इसलिए उनको मरवा दिया जाता था। तो कुत्ते को ये लोग वफादार माना करते थे, तो अपवित्र तो था इनके लिए, लेकिन वफादार था, इसीलिए उसकी वैल्यू किया करते थे। लेकिन यहां पर अपने उस दामाद का बदला लेने के लिए, दामाद की मृत्यु का बदला लेने के लिए चंगेज खान ने उस निशापुर के शहर में कुत्तों बिल्लियों जो भी इनके हाथ में लगा उन सबको मौत के घाट उतार दिया। और उसके बाद जब इतने लाशों के ढेर हो गए तो फिर अलग अलग पिरामिड बनाए गए। बच्चों की खोपड़ियों के अलग पिरामिड, महिलाओं की खोपड़ियों के अलग, पुरुषों की खोपड़ियों के अलग पिरामिड बनाए गए। और सोर्स ये बताते हैं कि लगभग 17.5 लाख लोग यहां पर मार दिए गए। अब हो सकता है सुनने में यह आंकड़ा बहुत ज्यादा बड़ा लगता है, इतने लोग अगर नहीं रहे होंगे, अगर इसके आधे भी रहे होंगे, 8-9 लाख लोग भी रहे होंगे, तब भी आंकड़ा बहुत बड़ा है। 1202 में तो चंगेज खान का तातारों के खिलाफ जो उनको मारने का आदेश दिया गया था वो भी बड़ा अजीब सा था। तातार इनके पारंपरिक शत्रु थे और तातारों ने क्या किया था, इसका जो पिता था चंगेज खान का, तेमुजिन का, येशुगेई को जहर देकर मार दिया था। तो इसने तातारों पर अटैक किया और अटैक करने के बाद यह आदेश दिया अपने सैनिकों को कि ये जो गाड़ी होती है, गाड़ी का एक पहिया होता है, उस पहिए की धुरी से ऊपर जो भी व्यक्ति आए, जो भी पुरुष आए, उसको मौत के घाट उतार दिया जाए। मतलब आप सरल तरीके से यूं समझो, जैसे तांगा होता है और उसका जो पोल होता है, धुरी जिस पर वो घूमता है, एक हाइट होती थी 3 फीट, लगभग 3 फीट की, 3 फीट इसकी धुरी देख लो, इसकी धुरी के बराबर या इससे नीचे अगर कोई पुरुष है तो उसको छोड़ दिया जाए, वो बच्चा ही होगा 3 फीट तक का। उससे ऊपर के जितने भी व्यक्ति थे उन सबको मौत के घाट उतार दिया गया अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए। चंगेज खान जब अटैक करता था शत्रु पक्ष पर, वहां पर उसको यदि कोई ऐसा व्यक्ति लगता जिसमें कुशलता, उसको तो जीवित छोड़ता ही छोड़ता। इसके अलावा अगर उसको ये लगता कि यह व्यक्ति बहुत बहादुर है तो उसकी बहुत वो रेस्पेक्ट किया करता था। जैसे हमने ये देखा था कि जब वो ख्वारिज्म के साम्राज्य को समाप्त करता है और ख्वारिज्म का शाह भागकर कैस्पियन सागर की तरफ चला जाता है, वहीं रहते हुए उसकी डेथ हो जाती है, वहीं किसी टापू पर उसको दफना दिया जाता है। और उसका बेटा मंगबर्नी जब इधर भारत की तरफ भागकर आता है और लड़ते लड़ते वो सिंधु नदी में कूदकर उसको पार करने का प्रयास करता है, तो मंगोल सैनिक उस पर तीर छोड़ना चाहते हैं, लेकिन चंगेज खान उसकी बहादुरी से प्रभावित होता है और यह कहता है कि नहीं, इसको ऐसे मत मारो। और शायद हो सकता है उसके पीछे यह भी कारण रहा हो कि वो शाही रक्त था, अब तीर अगर छोड़ा जाएगा तो उसका रक्त जमीन पर गिरेगा और उसके कारण मंगोलों की जैसी मान्यता है या अंधविश्वास है कि उसके कारण प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं, या वो फिर से जन्म लेगा और उसकी आत्मा जन्म लेने के बाद फिर से बदला ले सकती है, तो शायद उस कारण से उसको छोड़ दिया हो। चंगेज खान के सेनापतियों में से एक सेनापति था जेबे, जो एक जनजाति थी ताउचियू। उस ताउचियू पर जब उसने अटैक किया था चंगेज खान ने, तो इसको जेबे को पकड़ लिया गया था और जेबे ने वहां पर बड़ी निडरता से और बहादुरी से यह कहा कि अगर आप मुझे मार दोगे तो मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन अगर जीवित छोड़ दिया तो आपके लिए मैं साम्राज्य का दूर दूर तक विस्तार कर दूंगा। चंगेज खान इसकी इस बहादुरी से बड़ा प्रसन्न हुआ और इस जेबे ने क्या किया था, जब यह युद्ध लड़ रहा था चंगेज खान के खिलाफ, तो इसने एक तीर छोड़ा। उस समय यह शासक नहीं था, चंगेज खान नहीं बना था, मतलब यह तैमुजिन था।
और वो तीर बताया जाता है कि इस तैमूजिन के घोड़े को लगा, जिसके कारण चंगेज खान गिर गया, या फिर वो इस चंगेज खान मतलब तैमूजिन पर लगा जिसके कारण वो घोड़े से गिर गया। उसने अपने सैनिकों से पूछा कि ये तीर किसने छोड़ा, तो जेबे को पकड़कर लाया गया। हालांकि इसका नाम कुछ और था, ये जो नाम है जेबे, ये बाद में रखा गया, जिसका अर्थ होता है तीर। तो जब जेबे से पूछा गया ये तीर तुमने छोड़ा, तो उसने उत्तर दिया हाँ ये तीर मैंने छोड़ा है। बड़ी निडरता से उसने कहा, और यह भी कहा कि अगर तुम मार दोगे तो मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, और अगर जीवित रहा तो तुम्हारे लिए राज्य का विस्तार कर दूंगा। तो चंगेज खान उससे प्रभावित हुआ और उसको छोड़ दिया। और फिर हम ये देखते हैं कि ये जेबे उसके बहुत बड़े कमांडरों में से एक था, और सुबुतोई के साथ में मिलकर इसने दूर दूर तक राज्य का विस्तार कर दिया था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नया कोई टॉपिक देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।